बसेरा ऊंचाई पर। कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। गौरव जानी का दृश्य दिखाई गई है। हम दोनों ही मुंबई की भीड़ भाड़ शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्ते पर मोटरसाइकिल यात्री की। कैसे की तैयारी। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वह भी मोटरसाइकिल पर लादकर। मैंने बहुत सोच समझकर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों में मैं थक चुका था एक ही तरह के शहर देखते देखते। वहीं एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोच कर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेगा लकड़ी के घर, ढालवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मानो किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवाकर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों में ताजी हवा के बीच चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। पता करें, नक्शे में देखकर बताएं कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। गौरव जानी, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करें। क्या और भी कोई बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? मनाली मैदान इलाका है या पहाड़ी? व शहर कौन से राज्य में है? मेरा नया घर। मैं और मेरी लो लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। मुझ सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहच से ही रोज आंख खुलती खुलती। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ कैसा अनुभव था? मान लो तुम अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीजें ले जा सकते हो। उन 10 चीजों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हो, जिनके बारे में बताओ और चित्र बनाओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं अब लोनर लेह पहुंच ही गया। अजब अनूठा था इलाका। सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देख थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। चित्र में गौरव जानी का दृश्य दिखाई गई है। ताशी के घर। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर घर के ऊपर एक रख कर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर
जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता है। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने। शिक्षक संकेत बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत की मजबूती बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए हुए थे। फिर तासी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थी। कहीं लाल मिर्ची सुखाने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपेले सूख रहे थे। तासी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप से ही बहुत सारी फल सब्जी सूखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाती। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर में हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगा कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लिखो, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे मेरी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिनों तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ा था। न ही कोई पेट्रोल पंप, न मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और दिनें बीत गई। मैं अकेले ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे। पता करो, तुम जिस इलाके में रहते हो वहाँ कितनी ऊंचाई पर है? गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहाँ? वहाँ कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें परेशानी आई है? तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई पर गए हो? चांगपा चांगपा वहाँ वहाँ मैं मिला नाम गयाल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हुए अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हर मैदानों की खोज में घूमते रहते। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जितनी भेड़ बकरियां उतनी ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। उनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंड और ऊंची जगह
होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालत में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते थे। यही है उनकी जिंदगी। ये गौरव जानी का दृश्य दिखाई गई है। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे तो बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ देते लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। इनका घर आपका स्वागत है कहते हुए नाम गयाल मुझे बहुत बड़े कोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं और गर्म भी। मैंने देखा कि ये शिक्षक संकेत चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसा जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चों फिर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में मशहूर पाशमीना माना जाता है कि पाशमीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पाशमीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल के मोटाई के बराबर होंगे। इसीलिए पाशमीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता है। उनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पाशमीना शाल तैयार होता है। इतनी मेहनत सोचो। अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंचाई जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वहां खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेपो अंदर में मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े टेंटों के सहारे खड़ा था। रेबो को बीचों बीच एक खुला छेद था, जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नाम गयाल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी! सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता और हवा भी बहुत तेज चलती है। गौरव जानी का दृश्य रेबो के दृश्य दिखाई गई है। शिक्षक संकेत बच्चों से इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगह पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पर तरह तरह के घर होते हैं, जिसके कारण मौसम, जरूरत, पैसे और वहां मिलने वाले सामान, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पर भी बातचीत की जाए।
1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति सोचो। अगर तुम अपने गांव में बस में बैठे और वहां इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इससे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों की एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड का पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिन कर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चंगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि? ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती? चर्चा करें, पता करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और ये वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान खबरें देखने को मिलती हैं? श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताया। न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापस की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरे दिल ही जीत लिया। इस पहाड़ों पर तो कोई पानी पर तरह तरह के घरों शिक्षक संकेत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। बस इतना जानकर बच्चे खबरों में ढूंढ कर पहचाने कि सर्दी गर्मी में इसका कैसा संबंध है। इस तरह से कुछ नए शहरों के नाम देखने की उत्सुकता बनेगी जहां का तापमान 0 से कम तक चला जाता है। में लोग रहते हैं। उन घरों के मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि एक ही राज्य में मुझे कितने तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं। विनोद रायना द्वारा चित्र लिया गया है। वापस का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट और कांच, स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घर जैसे खासियत नहीं थी जो मैंने किस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापिस का सफर करके मैं लोनार मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनार वापिस आना चाह रही थी। मेरे मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लिया था। और यह अंत थोड़े ही हम मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर में उब जाएंगे तो निकलना पड़ेगा एक नए सफर पर। देखो और बताओ। देखो, जम्मू और कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो
कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। क्या आप पहचान सकते हो कि यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुनिया या बेकरी से ही खरीदते हैं। आपका गढ़ा, आपका गढ़ा, ये चित्र दिखाई गई है बेकरी की। श्रीनगर के घर, एक नज़र। विनोद रायना द्वारा श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। अफ्रीका घटा द्वारा बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अफ्रीका अफ्रीका घटा हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छतें पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद हो जिसे जिगसा पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी से भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। ये दृश्य दिखाई गई है। यह पुराना यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है, जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती है। इन्हें डम्ब कहते हैं। इनमें बैठ कर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो। तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है? जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ढालवा छत या बड़ा बरामदा जहां गर्मी में सोते हो या धूप में सुखाते हो। अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट। अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब ये बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाई पर ले जाते हैं। अनीता रामपाल द्वारा दृश्य लिया गया है। अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फर्क है। हम क्या समझे? तुमने जम्मू कश्मीर की तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा। कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिजाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ यह बसेरे वहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग है?